नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का केवीआर लर्निंग एकेडमी में। दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, केवीआर लर्निंग एकेडमी एक नया यूट्यूब चैनल है। साथ ही हम लोगों का मोबाइल एप्लीकेशन या मोबाइल ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग आप लोगों के लिए लेक्चर सीरीज लेकर आते हैं, वीडियो लेक्चर सीरीज लेकर आते हैं। और ऐप पर आप लोग इस लेक्चर सीरीज से संबंधित या किसी और भी एग्जाम से संबंधित टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए। अगर आप लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे आदि का प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं और टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो हमारे केवीआर लर्निंग ऐप पर भी आकर के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने बिहार स्पेशल का जो क्लास शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें जो एक महत्वपूर्ण जो शासक हुआ करते थे, जो कि काफ़ी क्रूर हुआ करते थे, जो कि नंद वंश से संबंधित थे, धनानंद। तो धनानंद का शासन का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासन अपने हाथों में लिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से और कैसे जो है मगध का साम्राज्य को एक विस्तृत क्षेत्र में फैलाया और किस तरह से शासन और प्रशासन अपने हाथों में लेकर के मगध को एक काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। तो दोस्तों, मौर्य वंश की अगर स्थापना की बात किया जाए तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कहीं कहीं पे 321 या 322 ईसा पूर्व भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मार करके मगध पर अपना शासन स्थापित किया था। धनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक हुआ करते थे। यह काफ़ी ही क्रूर शासक हुए थे। तो इनके शासनकाल में मगध में काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी, जनता काफ़ी नाराज चल रहे थे। तो इसका भी फायदा चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं ना कहीं मिला। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी तो आप लोग देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, यह साम्राज्य आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए दक्षिण में केरल और तमिलनाडु के सीमा तक जाते हुए इधर बांग्लादेश सहित लगभग नेपाल भी इसके अंतर्गत आ जाता था। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य काफ़ी ही विस्तृत साम्राज्य हुआ करते थे। फिर से हम लोग वापस आते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि यह किस तरह के शासक हुआ करते थे और इनकी क्या क्या उपलब्धि है। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य शासन की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इनका शासनकाल की बात किया जाए तो यह 320 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व के बीच रहा है। दोस्तों, इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि जो भारत का जो इस क्षेत्र की बात किया जाए, जो कि अभी उत्तर और पश्चिम की क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र की बात की जाए ये क्षेत्र, तो यहाँ पर यूनानी शासन का प्रभाव था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सत्ता में आया तो इन सारे जो शासक थे, जो यूनानी शासक थे, जो यूनान के प्रभाव में जो भारत के क्षेत्र हुआ करते थे, तो उनको वहाँ से हटाया, उनसे युद्ध हुई और फिर जो है उन्हें अपने साम्राज्य में फिर वापस लिया। तो इसीलिए इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, तो उसके बाद जब वह वापस लौट रहे थे तो अपने जो सेनापति थे उनको यह क्षेत्र शासन के लिए दे दिया था। फिर जब चंद्रगुप्त मौर्य
शासन में आया तो उनके जो सेनापति थे जो कि वहाँ पे शासन कर रहे थे, उनको युद्ध में पराजित किया। फिर जो है संधि हुई और यह सारा क्षेत्र वापस से मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। दोस्तों, चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनके गुरु भी थे। और चंद्रगुप्त मौर्य को एक महान शासक बनाने में, एक शक्तिशाली शासक बनाने में कौटिल्य या चाणक्य का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। तो उन्हीं के प्रशिक्षण, उन्हीं के देखरेख में चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छे शासक बन पाए और मगध पर मौर्य वंश की स्थापना भी कर पाए थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा था। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर महान के सेनापति हुआ करते थे। सिकंदर के सेनापति थे कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो जब सिकंदर 326 ईसा पूर्व में ब्यास नदी पर पहुंचने के बाद फिर जो है मगध साम्राज्य की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके जो सैनिक थे उन्होंने मना कर दिया। फिर उनको वापस लौटना पड़ा। तो उनके द्वारा जो विजित क्षेत्र थे, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र, अफगानिस्तान के क्षेत्र, तो उस पर जो है सेल्यूकस निकेटर का शासन स्थापित हुआ। फिर उन्हें जो है मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे युद्ध करना पड़ा। फिर उसमें मौर्य साम्राज्य की जो एक शक्तिशाली सेना थी, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। फिर जो है यह क्षेत्र वापस से मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। और इसके बाद कुछ संधि भी हुई, तो जिसमें कि कुछ क्षेत्र को जो है उनको वापस कर दिया गया, जहाँ पर कि सेल्यूकस निकेटर का शासन बना रहा। तो सेल्यूकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को अपने राजदूत के तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र भेजा था। जो एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में आप लोगों को याद रखना है कि इस समय के अगर इतिहास को जानने और समझने की कोशिश की जाए तो इंडिका नामक एक पुस्तक है जो कि मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया है। तो इस पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। खास करके जो पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन थे उसके बारे में तो काफ़ी गहरी बातें लिखी गई है, काफ़ी गहराई से चीज़ों को दिखाया गया है। तो इस तरह से यह किताब काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी है कि इंडिका नामक के किताब के लेखक कौन है, या कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी जो कि मौर्य शासन और खास करके पाटलिपुत्र के शासन प्रशासन पर प्रकाश डालता है। तो आप लोगों को याद रखना है वह किताब है इंडिका। दोस्तों, इंडिका जो किताब है, जो पुस्तक है, इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की देखरेख के लिए 6 समितियों की चर्चा मिलती है। और प्रत्येक समिति में जो ये 6 समितियां हुआ करती थी जो कि पाटलिपुत्र की शासन प्रशासन देखता था, इसके प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। यानी कि ये 5 सदस्य समिति थी और कुल 6 समितियां हुई तो टोटल 30 सदस्य हुआ करते थे। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा है। इस पॉइंट को भी याद रखना है कि अगर जो इनके जो किताब है मेगास्थनीज की इंडिका, तो वहाँ पे पाटलिपुत्र के बारे में पॉलीब्रोथा कहा गया है, डायरेक्ट पाटलिपुत्र नहीं कहा गया। और इस समय जो एक महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं कि आम जनता का पंजीकरण अनिवार्य था, जो कि मौर्य शासन और प्रशासन का एक काफ़ी ही महत्वपूर्ण विशेषता कह सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक जो और महत्वपूर्ण रीति है, जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके बारे में भी हम लोगों को याद रखना है। वह अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र के बारे में आप लोग जानते होंगे वैदिक में। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य
थे। तो कौटिल्य ने या चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र नामक के तर्क की रचना की थी। और इस किताब में मौर्य शासन के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है। तो अगर आप लोगों को दो किताब याद रखनी है जो कि मौर्य शासन और प्रशासन, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी देती है, तो इन्हीं दो किताब को आप लोग याद रख सकते हैं, इनको पढ़ भी सकते हैं। ये क्योंकि इसमें जो है मौर्य शासन के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी देखने को मिलता है। और ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो है ये इकोनॉमी का किताब नहीं है। इसमें सिर्फ इकोनॉमी नहीं दिया गया है, बल्कि यह राजनीति और शासन व्यवस्था से संबंधित रचना है। तो इन दो तीन पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है, जहाँ से कि क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन अपने अंत की तरफ बढ़ा, तो उन्होंने संलेखना के द्वारा अपना देह त्याग किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और अपने शासन के अंत में संलेखना के द्वारा देह त्याग किया। तो ये श्रवणबेलगोला में चले गए थे, वहीं पे संलेखना के द्वारा जो है अपना देह त्याग दिया। तो संलेखना खास करके जैन मुनियों में काफ़ी प्रचलित है। जो जैन धर्म में जैन मुनियों के द्वारा संलेखना के द्वारा देह त्याग किया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में जाकर के 298 ईसा पूर्व में अपना देह त्याग किया। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रख सकते हैं, हालांकि ये पॉइंट उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो अगला महत्वपूर्ण शासक हुए, जो मौर्य साम्राज्य के अगला महत्वपूर्ण शासक हुए बिंदुसार, उसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, बिंदुसार का शासन 298 ईसा पूर्व में जाकर के शुरू हुआ और 272 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार के बारे में जो एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, बिंदुसार काफ़ी ही शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। और बिंदुसार ने जो है अमितघात की उपाधि धारण की थी। अमितघात की उपाधि धारण क्यों किया था, तो इसका पीछे का कारण यह है कि यह अपने शत्रु के प्रति काफ़ी कठोर थे, काफ़ी सख्त थे। तो अपने शत्रु को किसी भी तरह की वह छूट देने के मूड में नहीं रहते थे। इन्हीं वजह से इन्हें अमित्रघात की उपाधि दी गई है। दोस्तों, बिंदुसार के समय में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक के राजदूत को भेजा था। तो इस पॉइंट को याद रखना है। दो महत्वपूर्ण जो राजदूत जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था, उसमें एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत थे डायमेकस, इसको याद रखना है। और दूसरा जो एक और राजदूत जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था, वह पिलांडेफल्स या टॉलमी द्वितीय के राजदूत थे, डायोनोसियस। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो इस दो जो महत्वपूर्ण विदेशी शासक है, इनका नाम याद रखना है। एक सिरियानरिस हो गया, पिलांडेफल्स या टॉलमी द्वितीय। तो इनका जो राजदूत थे वो डायोनोसियस था। और एक जो है हम लोग जो देखा था कि इससे पहले कि एंटियोकस प्रथम ने जो है डायोमेकस को राजदूत बना करके भेजा था, जो कि यूनानी शासक थे। तो इन्हीं दो पॉइंट से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है और आगे भी संभावना है कि पूछेगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो मौर्य साम्राज्य के महान शासक अशोक हुए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों को याद दिला दूं कि अगर आप लोग बिहार एसएससी, बिहार दरोगा से संबंधित या बिहार टीचर या बिहार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं बीपीएससी, अगर बिहार से संबंधित एग्ज़ाम का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं या सेंट्रल एसएससी रेलवे का टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो आप लोग केवीआर लर्निंग ऐप पर लर्निंग ऐप पर
जा करके दे सकते हैं। यह टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने डाला है काफ़ी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से और उसी के जो इर्द गिर्द जो है बनाया गया है। तो आप लोगों को यह काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आइए केवीआर लर्निंग ऐप पर और दीजिए टेस्ट सीरीज और अपने नॉलेज को परखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और बढ़ते हैं इससे आगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।